दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन की 10वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू जिसको डायमंड वाटर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं और मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट समझाने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर 11 और 12 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम किस तरीके से डिमांड कर्व को डेरिवेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने ऑलरेडी समझा होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब सिंगल कमोडिटी केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए ये वाला हम ले लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा, आप याद रखिएगा, जब MUX इक्वल टू PX होगा। ये है सिंगल कमोडिटी केस में। और टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब MUY इक्वल टू PY होगा। तो अब हम आगे समझते हैं कि सिंगल कमोडिटी केस में और टू कमोडिटी केस में किस तरीके से आप डिमांड कर्व को डेरिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार डिमांड कर्व को कैसे डेरिवेट किया जाता है। तो ये बच्चों नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अगर हम एक सिंगल गुड्स के केस की बात कर रहे हैं, सिंगल गुड्स केस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि किसी भी गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है मनी के टर्म में, वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के। ये दोनों के दोनों मनी के टर्म में लिया गया है। यानी कि मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं यूनिट ऑफ गुड्स, यहां पे हम लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की वो डाउनवर्ड रहती है। तो ये हमने डाउनवर्ड मान लिया MUX। इसी के साथ साथ हम ये मान के चलते हैं कि जो प्राइस है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट उस जगह होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे। हम मान लेते हैं MUX इक्वल टू PX है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो P0 प्राइस जब है तो Q0 क्वांटिटी को बाय कर रहा है। कितनी सिंपल सी बात हमने मानी है। इसी चीज को अगर हम डायग्राम B में दिखा दें तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर Q0 क्वांटिटी बाय करेगा एट प्राइस P0। इसको हम बोल देते हैं कैपिटल A से, उसको स्मॉल a से बोला है, इसको कैपिटल A से बोला है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है, यानी कि जो प्राइस है x का वो फॉल करता है। तो बच्चों प्राइस x फॉल करने से क्या होगा, क्योंकि अब हम ये मान लेते हैं कि अगर MUX 10 है और प्राइस भी 10 है और अगर प्राइस अब 8 रुपये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो MUX है वो ज़्यादा हो जाएगा PX से। यानी कि अगर हम प्राइस को फॉल कर देते हैं और प्राइस को P1 कर देते हैं, ये तरीका, और मान लेते हैं कि कंज्यूमर उतनी ही गुड्स बाय कर रहा है जितनी गुड्स वो पहले बाय कर रहा था, यानी कि Q0। तो इस पर देखिए प्राइस आपका कम है जबकि यूटिलिटी आपकी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर को अब सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा और कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करने की प्रयास करेगा, यानी कि वो B पर आ जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर इस केस में कंज्यूमर होता है तो वो मोर एक्स का यूज़ करता है, मोर यूनिट ऑफ एक्स। और कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस लाइन पे हो जाएगा। यानी कि प्राइस जब गिरकर P1 हो जाता है तो कंज्यूमर जो है वो B पॉइंट पर आ जाएगा। इसका मतलब वो पहले से ज़्यादा गुड्स बाय करेगा। उल्टा ले लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो बढ़कर हो गया, मान लीजिए P2 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ता है बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो MUX है वो लेस देन हो जाएगा PX से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो इस केस में आपका PX2 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट C होगा
और कंज्यूमर जो है वो पहले से कम गुड्स बाय करेगा। अगर आप इसको जोड़ देते हो यानी कि ABC, यानी कि ये जो ABC कॉम्बिनेशन है ये क्या दिखा रहा है कि जब प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांड राइज की, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल की, और अगर आप तीनों को एक ही डायग्राम से जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। यानी कि इस केस में हमने आपको डिमांड कर्व को कैसे डेरिवेट कर लेते हैं वो सिखाया हुआ है। यही सारी बातें बच्चों यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है कि राशनल कंज्यूमर विल परचेज अ कमोडिटी टिल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। तो यही सब बातें बच्चों हैं, ऑलरेडी यही सब बातें आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन एक केस और है जिसको हम बोलते हैं टू कमोडिटी केस। देखिए डायग्राम के थ्रू बताना तो उसको पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको भी समझा सकते हैं। टू कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस मैं आपको समझा देता हूं, आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर ले सकते हो इसको आप। टू कमोडिटी केस में जब MUX अपॉन PX इक्वल होता है MUY अपॉन PY से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। सॉरी, हम सिंपल मान लेते हैं कि 100/10 इक्वल टू होगा 50/5 के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया, प्राइस ऑफ एक्स फॉल करके मान लीजिए 10 रुपये से 5 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो प्राइस 10 रुपये से 5 रुपये हो जाता है, अब आप देखोगे कि जो MUX अपॉन PX है वो ग्रेटर देन हो जाएगा MUY अपॉन PY से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये 5 रुपये हुआ, अब ये जो है ये हो गया 20/20 इज मोर देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट यूज़ करने से इससे 20 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इससे 10 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लास्ट यूनिट यूज़ करने से। तो कंज्यूमर जो है वो एक्स की जो क्वांटिटी है, यानी कि जो यूनिट ऑफ एक्स है, उसको मोर कंज्यूम करेगा, मोर विल बी कंज्यूम। तो बच्चों इस बात से ये बात प्रूफ होती है, क्या बात प्रूफ होती है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि एक्स गुड्स का प्राइस गिर जाता है, तो दोनों ही केसेस में जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। उल्टा भी आप कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है MUX का प्राइस का, तो इस केस में MUX अपॉन PX स्मॉलर देन हो जाएगा MUY अपॉन PY से। तो क्योंकि कंपैरेटिवली अब एक्स गुड्स पहले से महंगी हो चुकी है, इसलिए इससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा, और कंज्यूमर क्या करेगा, लेस यूनिट ऑफ एक्स का प्रयोग करेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप डिमांड कर्व को आसानी से डेरिवेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू बताया है, वहाँ पे आप इक्वेशन के थ्रू बता देना। अल्टीमेटली दोनों ही तरीकों से कंक्लूजन यही निकलता है। एक बार मैं आपको कंक्लूजन निकाल के दिखा देता हूँ। कंक्लूजन आप याद रखिएगा, अगर सिंगल कमोडिटी केस है तो MUX इक्वल टू PX होना चाहिए। अगर MUX मोर देन PX है तो कंज्यूमर एक्स गुड्स का ज़्यादा प्रयोग करेगा, MUX लेस देन PX है तो कंज्यूमर एक्स गुड्स का कम प्रयोग करेगा। इसी तरीके से अगर टू कमोडिटी केस है तो ये आप याद रखिएगा, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो उस केस में अगर मान लीजिए MUX यानी कि PX फॉल करता है तो वो X को मोर यूज़ करेगा, और अगर PX राइज करता है तो वो X को लेस यूज़ करेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी एनालिसिस हमें बताता है कि प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों अब हम इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने वाले हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में। देखिए आमतौर पर ये माना जाता है कि जिस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा होगी उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ की यूटिलिटी कम होगी उसका प्राइस भी कम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप एक कोट पहनते हो तो डेफिनेटली उस कोट की जो प्राइस है वो शर्ट से ज़्यादा होगा अगर कोट की यूटिलिटी ज़्यादा है। या
आप कह सकते हो कि जो भी गुड्स आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है उसके लिए आप ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार होंगे, और जो कम यूटिलिटी दे रही है वो कम प्राइस पे करने को तैयार होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं हीरे की यानी कि डायमंड की और वाटर की, तो ये वाला जो नियम है ये फेल हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना पानी के तो आप जी ही नहीं सकते हो। लेकिन जब मार्केट में आप जाओगे तो जो वाटर है वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, कई बार तो फ्री भी मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड की कोई यूटिलिटी नहीं है, वो किसी काम नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत महंगा मिलता है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने वैल्यू ऑफ यूज़ का एक कंसेप्ट यूज़ किया, लेकिन वो वैल्यू ऑफ यूज़, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज का, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि आखिरकार डायमंड जो है वो इतना अनुपयोगी होने के बावजूद भी इतना महंगा क्यों है, और जो वाटर है वो इतना यूज़फुल होने के बाद भी उसका प्राइस इतना कम क्यों है, ज़्यादा कम क्यों है। तो इसका मतलब, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास। किसका विरोधाभास? वैल्यू का। इसका मतलब जो जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा है, जिसकी यूटिलिटी कम है उसका प्राइस कम है। ये तो नॉर्मली होता है। लेकिन डायमंड वाटर के केस में जिस डायमंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है जबकि वाटर का प्राइस बहुत कम है, जबकि डायमंड की यूटिलिटी बहुत कम है और वाटर का प्राइस यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बताया कि किसी भी गुड्स का प्राइस उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन यूटिलिटी मार्जिनल नहीं होती बल्कि वो टोटल यूटिलिटी नहीं होती बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। अब क्योंकि वाटर जो है, वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका प्राइस कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब आप मार्केट में वाटर लेने जाते हो तो वाटर की जो एडिशनल यूटिलिटी है वो बहुत कम होती है। अगर आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां पे मान लीजिए दुनिया के पास आखिरी बोतल का पानी बचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो 20 रुपए का मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई। जब मान लीजिए बिना पानी के तो आप जी नहीं सकते हो, मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर केवल एक बोतल बचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली उसके लिए आप अरबों रुपए देने को तैयार हो जाओगे। जिसके पास होगा वो तो देगा, जिसके पास नहीं होगा वो मरेगा, क्योंकि बिना पानी के तो कोई जी ही नहीं सकता। तो कहने का सिंपल मतलब ये हुआ बच्चों कि पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का जो सॉल्यूशन है वो मार्शल के द्वारा बताया गया। और मार्शल ने बताया, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको वर्ड मीनिंग ही पढ़ना है तो, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ utility analysis. The price of commodities depend upon marginal utility of the commodity, not on the total utility. यानी कि जो कमोडिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर। क्योंकि वाटर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। वाटर बहुत बड़ी मात्रा में होने का मतलब ये हुआ कि एडिशनल वाटर यूज करने से आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो कम इंक्रीज करेगा। अगर वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लास वाटर की उतनी यूटिलिटी नहीं होगी। अगर मान लीजिए वाटर बहुत स्केयर हो जाए तो डेफिनेटली एक ग्लास वाटर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि डायमंड की सप्लाई बहुत कम है, यानी कि सारा खेल डिमांड सप्लाई की वजह से ही है। तो आप चाहे तो एक डायग्राम के थ्रू भी मैं इसको आपको समझा सकता हूँ। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, हम यहां पे मान लीजिए वाटर ले लेते हैं और यहां पे हम डायमंड ले लेते हैं। ठीक है, वाटर डायमंड हमने ले लिया। अब क्योंकि अब हम ये भी मान लेते हैं कि इसकी डिमांड एक जैसी है। हम ये सिंपल तरीके से सिंपल समझाने के लिए हम ये मान रहे हैं कि डायमंड और वाटर की डिमांड बिल्कुल एक जैसी है, सप्लाई में फ़र्क है। अब मान लीजिए इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सप्लाई का मतलब इस तरीके की सप्लाई है, इलास्टिक सप्लाई, जबकि डायमंड की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, ऐसी सप्लाई है। अब आप देखिए, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइस इंटरसेक्शन हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है, जिसको हम ई बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है, वाटर उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा आएगी, जबकि प्राइस जो हुआ वो बहुत कम हुआ। डायमंड जो है उसका प्राइस ज़्यादा है, जबकि क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है।
तो बच्चों बेसिकली वजह क्या है? बेसिकली वजह आपको डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस में ही ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड ज़्यादा है, डायमंड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, डायमंड की क्वांटिटी बहुत कम है, इसीलिए डायमंड का प्राइस ज़्यादा है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी देश में, मान लीजिए हमारे ही देश में डायमंड की बरसात होती है। मान लीजिए ओले की जगह डायमंड गिरना शुरू हो जाते हैं, हर किसी के पास 2 किलो, किसी के पास 10 किलो, किसी के पास 50 किलो डायमंड आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि डायमंड की कीमत उतनी होगी जितनी अब आज की डेट में? डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ पे आपको विरोधाभास का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि इसकी ये सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो बच्चों ये जो एरिया है ये सारा का सारा टोटल यूटिलिटी को दिखा रहा है, यानी कि टोटल यूटिलिटी तो डायमंड की जो वाटर की ज़्यादा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह से ये पैराडॉक्स होता है बच्चों। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट है जो हमने जोड़ना है इसमें, वो भी हम इसी में जोड़ देते हैं, वो है क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कौन कौन सी आलोचना है। तो 4 आलोचनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्रिटिसिज्म तो आप यही कह सकते हो कि जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है वो ठीक से नहीं बताता पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में, यानी कि वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन होती है इसके बारे में ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा आप ये बोल सकते हो कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज इम्प्रैक्टिकल, यानी कि ये मान के चलता है कि यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि आप यूटिलिटी को 1, 2, 4, 5 ऐसे नंबरों में कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बच्चों रियल लाइफ में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि मैंगो का यूज करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूध पीने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? कोई पैमाना तो है नहीं, कोई इंचटेप तो है नहीं जिससे आप मेजर कर लोगे। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है वो एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर बेस्ड है। दूसरा है रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। देखिए इसमें ये माना गया है कि जो यूटिलिटी किसी गुड्स को यूज कर रहे हो वो दूसरी तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपकी यूटिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव मैटर है, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती है। मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। यूटिलिटी को एक तरीके से इंडिपेंडेंट मान लेना पूरी तरीके से गलत है। यूटिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो गुड्स आप यूज़ कर रहे हो उसकी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है कि नहीं है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको इंडिपेंडेंट मान लेना, इनकम से इंडिपेंडेंट मान लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स से इंडिपेंडेंट मान लेना, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स से इंडिपेंडेंट मान लेना, एक तरीके से थ्योरिकली ये पूरी तरीके से गलत है। इसका मतलब अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट ट्रू। जब हम बच्चों पढ़ते हैं तो हम ये पूरे पढ़ने में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 1 रुपये से मिलने वाली यूटिलिटी या यूटिल जो है वो 10 है, और हम पूरे के पूरे इक्वेशन बनाते समय, डायग्राम बनाते समय इस बात को रखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है 1 रुपये की आपके लिए यूटिलिटी जो है वो घटती चली जाती है। तो इस तरीके से आपको अगर जरूरत पड़े तो आप इसको क्रिटिकली भी एवेल्युएट कर सकते हो, क्रिटिकली भी समझा सकते हो बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मेरे द्वारा समझाए गए कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो 2 अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिया, एक मार्शल थे, दूसरे हिक्स थे। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दोनों ही जो मार्शल का विचार है और हिक्स का विचार है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर सरप्लस का वर्ड का मीनिंग क्या है। पहले हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक पेज है, ब्लैक है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। या एक काम करते हैं, एक और पेज ले लेते हैं समझाने के लिए सिंपल तरीके से। देखिए सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं वर्ड मीनिंग, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है। कंज्यूमर सरप्लस का वर्ड मीनिंग देखिए, सपोज कीजिए कि मैं एक मार्केट जाता हूं और मार्केट में मुझे एक टी शर्ट पसंद आती है और उस टी शर्ट का जो प्राइस है, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि वो टी शर्ट का प्राइस क्या होगा, लेकिन टी शर्ट देखने से पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं उस टी शर्ट के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज खर्च करने को तैयार हूं। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो पैसा ये मेरा वह विलिंग टू पे।
अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैं 1000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, इसलिए ज्यादा खरीदने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। यानी कि अगर मान लीजिए इस टी शर्ट का जो मार्केट प्राइस है वो 1000 रुपए से ज्यादा हुआ, मोर देन 1000 हुआ, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि मैं सामान खरीदूंगा, क्योंकि मैं विलिंग टू पे 1000 हूं। यानी कि इस केस का मतलब यह हुआ कि मैं टी शर्ट को तभी खरीदूंगा जब या तो 1000 रुपीज प्राइस हो उसका और लेस देन 1000 हो, लेस देन 1000। यानी कि 1000 रुपए का गुड्स को मैं 1000 रुपए में खरीदूं ऐसा भी नहीं है। अब बार्गेनिंग की बारी शुरू होती है, तो उसने मुझसे बोला कि भाई कितने की टी शर्ट लगाओगे, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 1200 रुपए की। मैंने चलना शुरू कर दिया क्योंकि मैं जानता हूं मैं 1000 रुपए से नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि भैया बता दो कितने पैसे दोगे, क्योंकि नॉर्मली बार्गेनिंग इसी तरीके से होती है। तो मैं भी बहुत समझदार, मैंने कहा भाई मैं तो 600 रुपए दे सकता हूं, मैक्सिमम 600 रुपए दे सकता हूं, क्योंकि मैं भी तो अपनी पूरी प्राइस नहीं बताऊंगा। फाइनली हमारा जो प्राइस है वो 800 रुपए में डिसाइड हुआ। इसका मतलब मैं विलिंग टू पे कितना था, एक्चुअल में मैंने विलिंग टू पे कितना था, विलिंग टू पे कितना था, विलिंग टू पे था मेरा 1000, लेकिन मैंने एक्चुअल कितना पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट मैंने किया 800 रुपए का। तो इस केस में जो 200 रुपए है यही कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। अब मार्शल ने और हिक्स ने अलग अलग तरीके से बताया कि आखिरकार हम इस कंज्यूमर सरप्लस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट तो दोनों में ही सेम है, लेकिन दोनों का जो अप्रोच है, दोनों का जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। फिलहाल आप ये भी समझ लीजिए कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि कोई चीज जो आप जिसके लिए आप 1000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन वास्तव में वो आपको 500 में मिल गई, तो ये जो बीच का डिफरेंस है यही कंज्यूमर सरप्लस आपका कहलाएगा। तो बच्चों मार्शल के जो कंज्यूमर सरप्लस है उसकी पहले का बार हम अजम्पशन समझ लेते हैं, फिर हम कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो मार्शल ने जो अजम्पशन दी थी, देखिए हम मार्शल की बात कर रहे हैं, तो पहला सबसे पहली अजम्पशन है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर्स। यानी कि मार्शल के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी गुड्स से जो मिल रही है उसको आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, ये उसकी अजम्पशन है सबसे पहली। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जैसे जैसे उपभोक्ता मनी को सेक्रीफाइस करता है, टेक्निकली तो जैसे जैसे मनी की सेक्रीफाइस करोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़नी चाहिए, लेकिन उनका ये मानना था कि जो मनी की ये कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट कमोडिटी, यानी कि हर कमोडिटी को उन्होंने इंडिपेंडेंट माना। इसके अलावा इनकम, फैशन, टेस्ट एंड जो कस्टम्स है, आदतें हैं, लोगों की व्यवहार है, वो सब कुछ सेम रहता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी विच टेक फाइंडिंग कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि गुड्स की कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। ये बेसिक अजम्पशंस हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रहा है। तो बच्चों देखिए कंज्यूमर सरप्लस का जो बेस है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्शल ने जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या सिखाती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करता है, जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करता है, एडिशनल गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन घटता चला जाता है। ये बेसिक अजम्पशंस है। इसके अलावा हमें यह समझना है कि यहां पर कि कंज्यूमर सरप्लस हैपेंस व्हेन द प्राइस इज कंज्यूमर पे फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज लेस देन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे, यानी कि जो विलिंग टू पे है उसके कंपेयर में जो वो पे कर रहा है वो कम हो। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर बच्चों हमें ये समझना है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो अब देखिए बार बार वही बात आ रही है, इधर डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे। तो इसके बारे में हम एक टेबल बना के आपको एक अच्छी सी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक एग्जांपल देके हम आपको समझा देते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स ले लेते हैं। मान लीजिए यूनिट ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब हम जानते हैं क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिनोट हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स घटती चली जाएगी। तो चलिए मान लीजिए ये घटती चली जा रही है 10 8 6 4 2 0। अब हम मान लेते हैं कि उसका जो प्राइस है, प्राइस जो है वो है उसका 2 रुपए मान लिया। अब इसको उसने कहा विलिंग टू पे, इस यूटिलिटी को, यानी कि जितना वो देने को तैयार है वो उसकी यूटिलिटी को व्यक्त करता है, ये उन्होंने माना मार्शल ने।
तो इस केस में देखिए कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, कंज्यूमर सरप्लस हम पता करना चाहें तो यहां पर आप देख पाओगे कि इस केस में ये 8 मिल रहा है, क्योंकि इसको माइनस कर दिया ना 10 में से, मतलब वो यूटिलिटीज को 10 की मिल रही थी लेकिन उसने प्राइस 2 का पे किया, तो डेफिनेटली उसकी जो पहली गुड से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो 8 का होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, देखिए पहली यूनिट से उसे मिल रहा है 10 का सेटिस्फेक्शन, लेकिन वो प्राइस कितना पे कर रहा है, मान लीजिए ये प्राइस है 2 रुपए का, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कंज्यूमर सरप्लस यहां हो गया पहली वाली में। दूसरी वाली से जब वो यूज कर रहा है तो उसको मिल रहा है 8 का, यानी कि 6 का सेटिस्फेक्शन, 6 यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो दूसरी से 6 मिल रही है, यानी कि ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया। तीसरी वाली से आप देखेंगे तो यहां पे आपको 4 का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहां मान लीजिए ये 6 है, ये 6 है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हो गया। इस वाले केस को देखोगे तो आपको 2 सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो चलिए यही बात हम यहां पे भी बता देते हैं कि यहां 2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इस केस की बात करोगे बच्चों इसको, तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस 0 है, यानी कि जिस केस में प्राइस जो है वो 2 रुपए हो जाएगा, वहां पर कोई भी सरप्लस नहीं मिलेगी। तो इसका सिंपल मतलब बच्चों ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जिस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, उस केस में किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं, सॉरी कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा, जिस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये बेसिकली हमें समझना है, और इसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता क्योंकि यहां पे तो हमारा ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन हो चुका है। तो बच्चों ये तब है कंज्यूमर सरप्लस जब हम इंडिविजुअल के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट के बारे में किस तरीके से बात करेंगे, देखिए मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। ये मान लीजिए हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, जिसको मैं बोल देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है जी, एक्स कमोडिटी से मिलने वाली है। और ये जो है ना ये वाला, मान लीजिए ये हमारा प्राइस है, ये प्राइस है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग यहां पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स के, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो कंज्यूमर जो है वो इतनी गुड्स खरीदेगा, और ये जो है ना ये वाला, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी, अगर हम बात करें बच्चों, देखिए अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी तो कितनी मिल रही है उसको, ओ ए ई एक्स, ओ ए ई एक्स, ये उसकी यूटिलिटी मिल रही है टोटल, जिसमें से उसने प्राइस पेड किया है, प्राइस पे कितना किया है, प्राइस पे किया है ओ पी ई एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट, दिस वन, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। यानी कि इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस केस में एपी और ई ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है। यानी कि अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। अब हमें एक और क्वेश्चन समझना है, मान लीजिए, चलिए मैं एक और डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कंज्यूमर सरप्लस को हम एक बार और बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है, और जैसा कि हम समझ चुके हैं ये जो एरिया है ए, अब नाम अगर चेंज हो जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हिस्सा जो है ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, मैं जिसको लाइन कर दिया है। अब सपोज कीजिए कि कंज्यूमर का जो प्राइस है, मान लीजिए प्राइस है जो राइज कर जाता है, मान लीजिए प्राइस 2 रुपए की जगह 4 रुपए हो जाता है। अब उस केस में क्या होगा, जब प्राइस 2 रुपए से 4 रुपए हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया ये वाला ही बचेगा, दिस एरिया, यानी कि ये एक तरीके का लॉस हो गया कंज्यूमर का। यानी कि हमें ये समझना है कि जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर ज्यादा कम गुड्स खरीदेगा, लेकिन कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर का जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो सरप्लस है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। उल्टी बात करें, इसी तरीके से अगर प्राइस में मान लीजिए फॉल हो जाता है, ये फॉल हो गया मान लीजिए, तो जो कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया है वो ये वाला कहलाएगा, ये वाला ब्लैक एरिया।
तो इससे मतलब इंडिकेशन ये निकलता है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कंज्यूमर सरप्लस किस पे डिपेंड करता है, एक तरीके से आप कह सकते हो प्लस जो है वो प्राइस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर जो कंज्यूमर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे, और अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा, प्राइस घटता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। आगे हम बात करेंगे बच्चों, एक तरीके से आप कह सकते हो आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हिक्स ने अलग तरीके से बताया। यानी कि उन्होंने तो देखिए, इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर किया, उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को डिसअप्रूव किया, साथ ही साथ इनका ये मानना था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, हिक्स ने उसको डिनाई किया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू।